हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे जी मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या किया आपने, 2-3 फसलों के बीज को मिक्स किया और बस ऐसे ही बिखेर दिया खेतों में। Here 2 or more crops are grown simultaneously without any row arrangement। ऐसा नहीं कि एक रो में, एक लाइन में एक, दूसरी में दूसरी, नहीं, बस मिक्स कर दिया। फर्स्ट सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर मिक्स्ड, उनके बीज मिक्स किए जाते हैं इन ए सर्टन प्रपोर्शन, देन दे आर सोल्ड। सर्टन प्रपोर्शन मतलब जैसे मान लो आप कह लो कि आप 30% आपका है गेहूं, ठीक, और 30% कुछ और हो गया फसल, ठीक, उसमें 20% सरसों के बीज ऐड कर दिए। तो इस प्रकार दिस प्रैक्टिस इज कॉमनली फॉलोड इन मोस्ट ड्राईलैंड एरियाज इन इंडिया। तो जहां पर कम बारिश होती है वहां पर ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। अब जरा सोच के देखो क्यों, क्योंकि वो क्या है, वर्षा पर निर्भर है, बारिश पर निर्भर है। तो अगर एक प्रकार के बीज, एक प्रकार की क्रॉप अच्छे ढंग से नहीं हो पाई, कम से कम दूसरी हो जाए, तीसरी हो जाए। इट इज ए सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है, सोचो, जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। भी हमने क्रॉप पैदा करके उसको मार्केट में बेचना मेन एम नहीं है। मेन एम क्या है, खुद के खाने के लिए अनाज पैदा करना। मीन्स क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर मीटिंग द फैमिली रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एक्सेट्रा। अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ये बात होगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेट लेवल में, प्री में, ऑब्जेक्टिव में। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, ठीक। एग्जाम्पल्स इंक्लूड मिक्सिंग ऑफ बाजरा, कॉफी एंड शॉर्गम। तो अलग अलग प्रकार के इनके बीज मिक्स करके आपने बो दिए। लेट अस डिस्कस वेरियस फार्मिंग सिस्टम्स। अब फार्मिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। खेती बाड़ी करने के कौन कौन से सिस्टम है। फार्म क्या है, पहले इसका मतलब समझ लें। फार्म इज ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का वो टुकड़ा, हैविंग वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। हमने उसकी बाउंड्री तय की रखी होती है, अभी हाँ भी ये मेरा फार्म है, ये उसका फार्म है। इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइफ स्टॉक्स आर रेज्ड, ठीक। हम वहां पर फसल भी पैदा करते हैं और पशुपालन भी करते हैं, ये बात होगी। एंड फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेज लिव स्टॉक्स। तो फार्म से बन गया फार्मिंग, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फार्मिंग। दस फार्मिंग इज ए ब्रॉडर टर्म देन एग्रीकल्चर, ठीक। एग्रीकल्चर से ब्रॉडर टर्म है। एग्रीकल्चर में क्या है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल होती है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल होती है, ठीक है। तो जहां आप हम अपनी गलती रिमूव करें, पहले पेज पर क्या लिखा था हमने, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल में हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी लिख दिए थे कि ये फार्मिंग में आएगा। एग्रीकल्चर में पशुपालन नहीं आएगा, फार्मिंग में आएगा पशुपालन, ठीक है जी। आ जाते हैं नीचे अपने पेज पर, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इनकी कौन कौन सी टाइप है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने इसको देख लेना है। पहला है वेटलैंड फार्मिंग। अब वेटलैंड क्या है, जरा सोचो, जो दलदल वाले एरिया होते हैं, दलदल वाली जमीन, पक्षी चहक रहे हैं आसपास। वेटलैंड जैसे आपने चावल की खेती की, पैडी की खेती की, जमीन को पूरा पानी से भर दिया, थोड़ा दलदली वाला एरिया बना दिया। हियर द सॉइल इज फ्लडेड विद वाटर, पूरा ऐसे पानी से भर दिया सॉइल को। एंड द लैंड इज ऑलवेज इन द सबमर्ज्ड कंडीशन। लैंड क्या है, हमेशा पानी से सबमर्ज्ड रहती है, ढकी रहती है। क्रॉप्स आर ग्रोन इन दीज वाटर फिल्ड सॉइल्स, ठीक है ना, जैसे पैडी, राइस। आगे है इरिगेटेड ड्राई लैंड फार्मिंग। हमारा एरिया क्या है, लैंड क्या है, ड्राई है, पर हमने वहां पर, हमारी लैंड क्या है, ड्राई है, पर हमने वहां पर पानी की सप्लाई करके उसको, उसकी इरिगेशन कर दी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गार्डन लैंड फार्मिंग, इसको गार्डन लैंड फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। हियर द सॉइल्स आर इरिगेटेड विद ग्राउंड वाटर। आपने ना ज्यादा रट्टे नहीं मारने, इसको अंडरस्टैंड ही करना है, एक दो बार पढ़ लेना है। आगे है ड्राई लैंड फार्मिंग, नाम से ही जाहिर है, जहां पर बारिश बहुत कम होती है, ड्राई एरिया। इन ड्राई लैंड एरियाज सॉइल इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल फॉर मॉइस्चर। तो टोटली किसके ऊपर हम डिपेंडेंट है,
रेनफॉल के ऊपर, ये बात होगी। एज ए रिजल्ट फार्मिंग इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन मॉइस्चर ड्राइव फ्रॉम रेनफॉल, तो हम रेनफॉल के ऊपर हमारी फार्मिंग डिपेंडेंट है। मिक्स्ड फार्मिंग, सब कुछ साथ में चल रहा है। हियर ऑन ए पर्टिकुलर लैंड ऑफ, है ना, एरिया ऑफ लैंड डिफरेंट फार्म एक्टिविटीज आर डन, जैसे क्रॉप की प्रोडक्शन भी हो रही है, पशुपालन भी हो रहा है, मुर्गी पालन भी हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है, शहद की मक्खियों का पालन भी हो रहा है ना। इससे क्या होता है, इट एम्स टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स ऑफ फार्मर, कि फार्मर की मैक्सिमम नीड्स, जैसे उसको क्रॉप भी मिल गई, ठीक, दूध मिल गया, अंडे मिल गए, मीट मिल गया, है ना, मछली मिल गई, शहद मिल गया, तो कई प्रकार की फार्मर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, इनकम भी बढ़ती है। इसमें क्या है ना, इसमें इंटीग्रेटेड चीज होती है, ध्यान से देखो। जैसे आप जैसे मुर्गी पालन किया, तो मुर्गियां क्या है, जो आपका यहाँ पर आपके खेत है उसी में वो खुद से ही कीड़े मकोड़े निकाल के खा लेगी, तो आपका दोहरा फायदा हो गया। अगर आपने फूलों की खेती की है और साथ में आपने मधुमक्खी पालन किया है, तो फूलों से मधुमक्खी रस भी चूस लेगी, तो दोनों फायदा हो गए। तो इस प्रकार होती हैं चीजें, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो जाता है काम। आगे है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड, हियर 50% और मोर देन 50% इनकम ऑफ टोटल क्रॉप प्रोडक्शन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिंगल क्रॉप। मेनली एक सिंगल क्रॉप बोई जाती है ताकि उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन करके मार्केट में उसको बेचा जाए। आगे है जी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। इसमें क्या होता है, हियर फार्मर्स हैव सेवरल सोर्सेस ऑफ इनकम। सेवरल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं उनके, एक नहीं कई प्रकार के इनकम के सोर्स होते हैं। बट नन ऑफ दिस सोर्सेस इज इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल इनकम। ठीक, 50% से कम वाले होते हैं, 30 ऐसे कर लो। इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल फार्मिंग। जनरल फार्मिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। आगे है टर्मिनोलॉजी क्रॉप रोटेशन की। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, जरा सोच के देखो। रोटेशन का मतलब एक सीजन में आपने एक बार एक प्रकार की फसल बोई और अगली बार वही फसल नहीं बोई, कोई दूसरी फसल बोई, ताकि सॉइल की न्यूट्रिएंट वाली जो उसकी कैपेसिटी है वो खत्म ना हो जाए। इट इज द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर द अनदर इन ए पीस ऑफ लैंड। एक के बाद दूसरी फसल, हर साल एक ही फसल नहीं बोई जानी, ठीक। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड सम क्रॉप्स रिप्लेनिशेस द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स। ये एक बात है, जैसे एक प्रकार की फसल को एक प्रकार के न्यूट्रिएंट चाहिए, तो होता क्या है, जैसे आपने पहले गेहूं बो लिया, ठीक है, तो उसने जमीन से न्यूट्रिएंट्स खींच लिए। पर अगर आपने उसके बाद दालें बो दी, तो दालों में क्या है, दालों में क्या है कि जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उसकी जड़ों में, तो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं मिट्टी में। मीन नाइट्रोजन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भरपाई कर देते हैं, ठीक। तो जब आपने गेहूं बोया तो जमीन में से न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, अगले साल आपने दालें बो दी, तो दालों ने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को फिर जमीन में ले आए, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स फिर जमीन में सॉइल में फिक्स कर दिया। क्रॉप रोटेशन एम्स एट यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑप्टिमली। देखो, अब अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं वो भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा सोखती हैं, तो जब अगर आप क्रॉप रोटेशन करोगे तो जमीन में जो उपस्थित आपके न्यूट्रिएंट्स है उसका सही ढंग से उपयोग होगा, सो एज टू इंक्रीज द हार्वेस्ट और प्रोडक्टिविटी विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द सॉइल। तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई और सॉइल की हेल्थ भी खराब नहीं हुई। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स इंक्लूड, उदाहरण देख लेते हैं हम। लेग्यूमिनस क्रॉप फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, ये हमने पढ़ा, लेग्यूम जैसे दालें वगैरह होगी, ठीक। तो ऐसे जो क्रॉप होती हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या है, जमीन में फिक्स कर देती है, मिट्टी में फिक्स कर देती है, एंड एड ऑर्गेनिक मैटर एज वेल। तो जब ये इनके जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं उनका विघटन होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे, तो वो न्यूट्रिएंट मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी ऐड कर देते हैं। सो लेग्यूमिनस क्रॉप्स शुड बी ग्रोन बिफोर ग्रोइंग नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ठीक है ना। तो इनको पहले, ये होते फलीदार सब्जियां, फलीदार,
जिनकी फली लगती है, उसमें छोटे छोटे आपके ना दालें के बीज होते हैं, उसे कहते हैं लेग्यूमिनस। तो इसीलिए कहा जाता है एक बार लेग्यूमिनस क्रॉप बोलो बीज दो, दूसरी बार नॉन लेग्यूमिनस, ताकि एक साइकिल सा बना रहे। क्रॉप्स ऑफ द सेम फैमिली आर मोर प्रोन टू बी अटैक्ड बाय डिजीजेस एंड पेस्ट। ये भी एक बात है, अगर एक ही प्रकार की आप सॉइल एक क्रॉप बोते रहोगे तो उनके ऊपर बीमारियों का और पेस्ट का अटैक होने की संभावना बढ़ती रहेगी। सो क्रॉप्स ऑफ सेम फैमिली शुड नॉट बी ग्रोन इन सक्सेशन। इसलिए एक प्रकार की फसल को बार बार नहीं, लगातार नहीं बोना चाहिए, बीच में किसी और फसल को भी बोना चाहिए। क्रॉप्स हैविंग शॉर्ट रूट्स शुड बी फॉलोड बाय क्रॉप्स हैविंग लॉन्ग रूट्स। ये भी एक बात है, जिनकी जड़ें छोटी हैं एक बार उसको बोलो, जिनकी जड़ें लंबी हैं अगली बार उसको बोलो। इससे क्या होगा, छोटी जड़ों वाले जमीन के ऊपर से न्यूट्रिएंट्स चूस खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, और लंबी जड़ों वाले जमीन के नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स यूज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप छोटी जड़ों वाले ही बार बार बोते रहो तो ऊपर वाली मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स काफी कम हो जाएंगे। ये भी बात सही नहीं है, इसलिए बदल बदल कर। दिस हेल्प्स इन गेटिंग यूनिफॉर्म यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल both from shallower and deeper areas। तो ऊपर वाले और गहराई वालों में से भी आप न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सकते हो, ये बात होगी। आगे है जी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ा न्यूज में चलता है। क्या होता है भी, हमने केमिकल वगैरह यूज नहीं करने फार्मिंग करते वक्त, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वी अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स। सिंथेटिक इनपुट्स जो होते हैं हमारे केमिकल वगैरह, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड और लाइव स्टॉक फीड एडिटिव्स। तो जो आप पशुओं को आप कई प्रकार की खाने के लिए देते हैं ना, मार्केट में आता है ये दे दो जी इससे दूध बढ़ जाएगा, तो लाइव स्टॉक फीड भी एडिटिव्स ये सब नहीं देने, मतलब सिंथेटिक इनपुट्स का यूज कम से कम करना है। मेजर कंसेप्ट्स यूज एंड इनपुट्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग आर। क्या क्या यूज होता है ये देख लेते हैं। एनिमल मैन्योर, अगर खाद यूज करनी है तो कैसी खाद, जो कि पशुओं के गोबर वगैरह से बनी हो। क्रॉप रोटेशन करो, ठीक है, क्रॉप की रोटेशन करो ताकि न्यूट्रिएंट्स का सही ढंग से इस्तेमाल हो, ये हम पढ़ चुके हैं। मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स, तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं तो उसको दवाई छिड़का कर ना रिमूव करो, उसको हाथ से रिमूव करो। आजकल आ जाते हैं मार्केट में बड़ी दवाइयां हैं, अरे ये दवाई छिड़का दो तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे। तो पर आपको पता है कि दवाइयां, ये केमिकल्स हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि आपने दवाई छिड़काकर वीड्स को या अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव नहीं करना, हाथ से करो, मैन्युअली करो, है ना, किसी औजार से करो। क्रॉप रेजिड्यूज को जमीन में ही रहने दो ताकि खाद बन जाए। ग्रीन मैन्योर का यूज करो, लेग्यूम्स प्लांट्स उगाओ। बायोपेस्टिसाइड्स का यूज करो। बायोपेस्टिसाइड मतलब ऐसे पेस्टिसाइड जो कि बायोलॉजिकल सोर्स से हम प्राप्त करते हैं, जैसे आप नीम का बना सकते हो पेस्टिसाइड। ऐसे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एंड पेस्ट्स, तो जो आपकी कुछ अगर कीड़े मकोड़ों ने अटैक भी कर लिया तो कुदरत में कुछ ऐसे ऐसे सिस्टम होते हैं, आप देखो कि हाँ भी अगर ये वाला कीड़ा, अगर एक प्रकार का कीड़ा आपको हानि पहुंचाता है तो उसको खाने वाला सिस्टम में कौन सा कीड़ा है, ताकि दवाई छिड़कने की जरूरत ना पड़े, आप किसी और प्रकार के आप बायोलॉजिकल जो है आपका जीव जंतु है उसको यूज करके अनवांटेड पेस्ट को कंट्रोल कर सके। मिक्स्ड फार्मिंग करो, तो ये सब तकनीक अपनाकर आप क्या करते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो। बेसिक काम क्या है, आपने केमिकल इनपुट्स यूज नहीं करने। आगे है जी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ऐसी एग्रीकल्चर जो कि आज की जनरेशन के साथ साथ आने वाली जनरेशन के लिए भी लाभदायक हो, जहां हम ऐसे कह रहे कि उससे हमारे सिस्टम को, हमारी सॉइल को, हमारे इकोसिस्टम को नुकसान ना हो आने वाले समय में। लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल हो। इट एम्स एट मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। सस्टेनेबल का मतलब ये है, चाहे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, चाहे सस्टेनेबल है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसका मतलब भी यही है कि हमने फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ऐसा नहीं कि आज के टाइम पर इतना यूज कर लो कि आने वाली जनरेशन को पछतावा हो। हियर क्या किया जाता है, रिसोर्स बेस इज नॉट ओवर यूटिलाइज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन। आज की जो जनरेशन है जो हमारा, वो क्या करती है, रिसोर्स को, जो हमारे पास अवेलेबल संसाधन है उसको ओवर यूटिलाइज नहीं करते, उसको जरूरत से ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते।
ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेन टूल टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग मेन टूल है। देयर क्या होता है इसमें, देयर इज मिनिमम डिपेंडेंस ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल इनपुट्स। केमिकल इनपुट्स के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंस होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा केमिकल यूज करेंगे तो जमीन खराब होगी, ठीक है, तो आने वाले जो हमारे जनरेशन है उनको वो ढंग से खेती नहीं कर पाएंगे। द एम इज टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड लैंड, ताकि हमारी सॉइल और लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो खराब ना हो जाए। दस मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ, तो इस प्रकार से सॉइल की हेल्थ बरकरार रहे। देयर इज यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर कल्चरल मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स। तो वही बात है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम करते हैं, वही मेथड यहाँ पर करने हैं। टू कंट्रोल पेस्ट, डिजीज एंड वीड्स, मैनुअल जैसे उदाहरण दी है कि हमने वीड्स के लिए दवाई नहीं छिड़कानी, उसको मैनुअली रिमूव करना है किसी औजार से या हाथ से, ऐसे जैसे भी। एंड टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे है इको फार्मिंग। इको फार्मिंग मतलब इको फार्मिंग रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ द सॉइल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली क्या है ना, इकोसिस्टम एक कुदरत जो है ना हमारे, उसकी एक अपनी टेंडेंसी है। जैसे आप कुदरत को उसके हाल पर छोड़ दो, हे इंसान आप गड़बड़ी मत करो, चलो सुधारो भी, चलो चाहे नहीं, आप उसको उसकी हाथ पे छोड़ दो। कुदरत में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को दोबारा सही कर लेगी। तो वही बात है फार्मिंग में क्या करते हैं, इको फार्मिंग में, इफ सॉइल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हम सॉइल को डिस्टर्ब ना करें, द नेचर विल मेंटेन और रिप्लेनिश द सॉइल। तो जो कुदरत है वो अपने आप क्या करेगी, अपने आप क्या करेगी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी और सॉइल की जो क्वालिटी है उसको दोबारा रिप्लेनिश कर देगी, उसको मेंटेन कर लेगी। ये बात है इसमें इको फार्मिंग में। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपने सॉइल को अनडिस्टर्ब रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इको फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग ऐसे दिया होगा, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है बताओ जी। 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपने उसमें से चूज करना होगा। ये देख लेना जी। इन द सेम वे द सॉइल इज मेंटेन्ड फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली बाय ह्यूमन यूजिंग इकोलॉजिकल और नेचुरल अप्रोचेस। उसी प्रकार हम क्या करते हैं भी सॉइल की हेल्थ मेंटेन करनी है, कैसे, नेचुरल अप्रोच यूज करनी है। हियर द मेन फोकस इज सॉइल एंड नॉट द प्लांट। तो हमने सॉइल को फोकस करना है। सॉइल सही होगी तो प्लांट भी अच्छा होगा। इफ द सॉइल इज प्रॉपरली फेड एंड मेंटेन्ड इट विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट्स आल्सो। वही बात है, अगर सॉइल सही है तो प्लांट भी सही होगा अपने आप। आगे है जी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटर का क्या मतलब है, जरा सोच के देखो शाब्दिक अर्थ भी, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, हियर वेरियस फार्मिंग एंटरप्राइजेस सच एज क्रॉपिंग सिस्टम्स, लाइवस्टॉक कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बी कीपिंग एक्सेट्रा। तो ये क्या किया जाता है, इसको आर इंटीग्रेटेड मीन्स अंडरटेकन साइमल्टेनियसली। अब जरा सोचो, जैसे एक पैडी का फील्ड है, चावल का फील्ड है, जिसमें दलदली एरिया में पूरे सॉइल के ऊपर पानी भरकर आपने पैडी उगाया है, बोया है। अगर उसमें आप मछली पालन भी शुरू कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, मछलियां जो अनवांटेड कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर वगैरह है, उसको खा लेगी, तो हमको फायदा, और ऊपर से हमको मछलियां भी मिल गई, ठीक, और ऊपर से पैडी भी ग्रो हो गया। तो एक ही सिस्टम से हमने मछली पालन भी कर लिया, पैदावार भी कर ली, और जो हमारे मॉस्किटो भी पैदा नहीं होने दिए, और कीड़े मकोड़े का भी कंट्रोल कर लिया, पेस्टिसाइड का भी यूज नहीं होने दिया। तो इस प्रकार है कि एक सिस्टम को से आपने रिलेटेड और भी एक ही सिस्टम से कई प्रकार की आपने प्रोडक्टिविटी कर लेनी है ना, आपस में क्या है चीजें इंटीग्रेटेड करके, सो एज टू ऑप्टिमली यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज एंड इंक्रीज फार्म इनकम, ठीक है ना। अब देखो पैडी तो आपने बोया ही है, पानी तो आपने वहां पर दिया ही है, तो उसी में अगर मछलियां भी पाल ली तो आपका दोहरा फायदा हो गया, तो आपकी इनकम भी बढ़ गई। अच्छा जी, आगे बात हम करेंगे जी वेरियस न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट और क्रॉप ग्रोथ, ठीक है जी। क्रॉप के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, पहले है जी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में हमको चाहिए। These nutrients are required in large quantities by plants. एग्जाम्पल्स जैसे नाइट्रोजन की बात कर लो, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम।
ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इनमें से कौन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो आपको पता होने चाहिए। नाइट्रोजन देखो एनपीके तो आप याद रखो, जो हमारा यूरिया होता है वो एनपीके होता है। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये भी क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कभी कभी आपको सारे ना याद हो पर कुछ कुछ याद हो तो आप एक्सक्लूजन मेथड से एग्जाम में आंसर कर सकते हो। आगे बात आती है जी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये बहुत कम क्वांटिटीज में हमको चाहिए होते हैं। स्टिल दे आर वेरी एसेंशियल फॉर क्रॉप ग्रोथ, ये बात याद रखनी है। आप ये मत सोचना कि अगर इनकी क्वांटिटी कम चाहिए तो कोई बात नहीं जी, नहीं मिला तो भी ठीक है, नहीं, चाहे इनकी क्वांटिटी स्मॉल चाहिए पर फिर भी इनका क्या है, अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट की ग्रोथ में। उदाहरण देख लेते हैं जी, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, सोडियम, कोबाल्ट, निकल, सिलिकॉन, वेनेडियम, ये सारे क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स। तो चाहे इनकी क्वांटिटी कम चाहिए, अगर वो भी नहीं मिली ना तो क्रॉप को इफेक्ट हो जाता है। ठीक, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं जी। लेट अस डिस्कस इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। पहले बात करेंगे जी किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखो पहले ये सिस्टम समझ लो आप, हमारे शरीर में क्या है, प्रोटीन चाहिए हमको। किसके लिए चाहिए प्रोटीन, हमारी ग्रोथ के लिए। तो जो हमारे सेल वगैरह होते हैं ये सारे प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक, तो प्रोटीन आगे बना होता है अमाइनो एसिड से। ठीक, और अमाइनो एसिड के बनने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है नाइट्रोजन जरूरी है अमाइनो एसिड बनने के लिए, तो अमाइनो एसिड जरूरी होते हैं प्रोटीन बनने के लिए, और प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक, थस नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर हमको प्रोटीन चाहिए तो नाइट्रोजन भी जरूरी है। नाइट्रोजन is also an important constituent of many other compounds. बहुत और कंपाउंड होते हैं हमारे, कई प्रकार के कंपाउंड हैं, उसका भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है that play important role in plant metabolism. प्लांट का मेटाबॉलिज्म क्या है, जो उसका अंदरूनी जो पूरी क्रियाएं होती हैं प्लांट के अंदर, तो उसके लिए कई प्रकार के कंपाउंड चाहिए। तो उस कंपाउंड के निर्माण में भी नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी, तो इसलिए नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए भी जरूरी है और भी कई प्रकार के कंपाउंड बनाने के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी है। नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो क्लोरोफिल के कारण ही तो फोटोसिंथेसिस होता है, विच इज द मेन अब्सॉर्बर ऑफ सनलाइट टू कॉज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, thus generating food and forming base of the food chain. तो हम कह सकते हैं कि देखो नाइट्रोजन के कारण क्लोरोफिल बना और क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस होती है। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के कारण ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट क्या है, फूड बेस होता है। ग्रीन प्लांट को हिरन खाते हैं, हिरन को कोई है ना, ग्रीन प्लांट को कोई हर्बीवोर्स खाता है, हर्बीवोर्स को कोई और खाता है। तो ये सारा फूड का बेस कौन होते हैं, हमारे प्लांट। ठीक, इसलिए जहां भी नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट हो गया। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है नाइट्रोजन, एंड कॉज ऑफ ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। तो क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर होता है, इसलिए इसमें भी नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस हो गई। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।